Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर के हम कर रहे थे जी एडिटोरियल्स और ओपिनियंस का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 22nd ऑफ दिसंबर 2023. सो ये रहा आपका टुडे जो डॉन न्यूज़पेपर है उसका एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला पेज. तो जिस तरह रूटीन में हम लोग करते हैं उसी तरीके से 1, 2 एंड 3 इन तीन एडिटोरियल्स को एनालिसिस करेंगे. देन वी मूव फॉरवर्ड फॉर 5, 6 एंड 7 और इन चार ओपिनियंस को एनालाइज करेंगे. एंड एनालिसिस करने का हमारा जो मेन मकसद है उसमें से ये है कि जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उनको देखा जाए डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर. जिस तरह से ये ओपिनियन वाले मुख्तलिफ राइटर्स जो हैं ये लिखते हैं किसी भी चीज़ को, और स्पेशली जो हमारा पेपर आउटलाइन है या हमारी कोर्स आउटलाइन है या कंपिटिटिव एग्जाम जैसे CSS और PMS है उसके पर्सपेक्टिव में जो भी इसके अंदर मुख्तलिफ डिमेंशंस हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए ताकि हम जो है मेच्योरिटी गेन कर सके, हमारे आइडियाज के अंदर क्या आ सके, मेच्योरिटी आ सके. शुरू करते हैं. PDF लिंक जो है टुडे न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहां से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इस लेक्चर के 7 जो है पार्ट्स कर दिए जाएंगे. 3 होंगे एडिटोरियल्स एंड 4 होंगे इसके ओपिनियंस. तो नीचे जो है टाइमलाइन जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगी, इसको हम डिवाइड कर देंगे. एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. ये रहे आपके जो करंट ग्लोबल इश्यूज है, ये उनकी लिस्ट है, आप लोग इनको एक दफा पढ़ लें. ये रनिंग में है, कंटिन्यू है, इनके ऊपर अपडेट्स जो हैं वो आती रहती हैं एंड हम डिस्कस करते रहते हैं इनको. और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने, जो नए बच्चे हैं, तो वो प्रीवियस लेक्चर सुने, इंशाल्लाह आप ये सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं ये क्लियर हो जाएंगे. कश्मीर के हवाले से ये एक नया इशू आया था और इसके ऊपर भी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू है. करंट नेशनल इश्यूज जो पाकिस्तान के हैं वो ये रनिंग में है सारे के सारे, and we discussed them in our previous lectures as well. Being a part of our team, that's your responsibility कि आप लोगों ने ये काम करना है, ठीक है ना. हम आपके लिए जो कर रहे हैं हम वही कर सकते हैं कि आपके लिए क्वालिटी वाले लेक्चर्स जो वाकई ही आपके काम के हों वो आपको डिलीवर करें. कमेंट्स करके आपने जरूर बताना है. एंड टुडे क्वेश्चन जनाब ये है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ये दो अदारे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है. डिफरेंस आपने बताना है. डिफरेंस किस हवाले से बताना है? डिफरेंस आपने बताना है फंक्शन के हवाले से, ठीक है. ये दोनों के दोनों IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं ये डील कर रहे हैं इकोनॉमी को, पैसे को. ये पैसे देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स लगाते हैं मुख्तलिफ दुनिया की कंट्रीज के अंदर, ठीक है. IMF भी पैसे दे रहा है, वर्ल्ड बैंक भी पैसे दे रहा है. तो इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या है ये बेशक आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़े, आपने पढ़ना है. और ये डिफरेंस जो वाकई एग्जैक्ट डिफरेंस है, जिस तरह मैं आपको सारा पढ़ने के बाद जो मेन क्रक्स होता है वो निकाल के एक जुमले के अंदर बता देता हूँ किसी चीज का कि ये है, तो आपने भी इसको पढ़ना भी है और उसके बाद जो है इसका जो आंसर जो है वो आपने लिख कर देना भी है. दैट इज योर टुडे असाइनमेंट. और एक कम्पिटिटिव एग्जाम का जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसको तो ये बिल्कुल दोनों इंस्टीट्यूट्स की जो फंक्शंस हैं वो क्लियर होने चाहिए कि क्या ये क्या काम करता है और क्यों वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया. अगर पैसे दे रहे थे तो दो बनाने की क्या जरूरत थी, एक ही काफी था, ठीक है ना. तो इनके दरमियान जो है डिफरेंस मेन फंक्शन के हवाले से ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारा थर्ड एडिटोरियल होगा उसके अंदर जो आज की न्यूज है, IMF भी पाकिस्तान को पैसे देने जा रहा है, वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को पैसे देने जा रहा है. तो इस हवाले से फिर मेरे जहन में आया कि मैं जो आपको ये डिफरेंस बताऊं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं तो आपको भी थोड़ा सा इसके बारे में फिर रीडिंग आपकी भी सेल्फ रीडिंग भी हो जाएगी. और उसके बाद फिर आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है. मेरे लिए नहीं ये काम आपने करना, ये अपने लिए करना है. तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IMF एंड वर्ल्ड बैंक, बहुत जरूरी है आपके लिए. सो जी क्या रहा हमारा, ये एडिटोरियल शुरू करते हैं. फर्स्ट एडिटोरियल है फ्लाइज ऑन द वॉल. अब पहले फ्लाइज ऑन द वॉल, फ्लाइज आपको कहते हैं मक्खी को, मक्खियां जो होती हैं, वाल कहते हैं दीवार को, मक्खी के ऊपर, दीवार के ऊपर मक्खी बैठी है, मक्खियां बैठी हैं. सो व्हाट इज दिस. तो बेसिकली ये इडियम भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, फ्लाई ऑन द वॉल. अब इसका मकसद ये होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं कि दो बंदे क्या कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं एंड थर्ड वन इज लिसनिंग देम.
साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है उनको, ओवरहेयर कर रहा है, उनको सुन रहा है, लिसन कर रहा है। तो ये जो काम करना होता है ना, इसको हम इसकी हम तशबीह देते हैं किससे, के फ्लाइज ऑन द वॉल। तो ये रहा। अब यहाँ इस एडिटोरियल के अंदर फ्लाइज ऑन द वॉल किसको वो कहता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्यों इसने इसका टॉपिक का नाम ये रखा। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया। ऑब्जर्व करना किसी को साइलेंटली जो है, जो जिस तरह से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं, तो ये होता है फ्लाइज ऑन द वॉल। तो जी ऑडियो लीक्स की वो बात करेगा। ये पिछले दिनों में जब इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो जाती है, पीडीएम आती है, और उस वक्त बहुत ज्यादा जो है इस तरह की ऑडियो लीक्स का मामला जो है पाकिस्तान में शुरू हुआ। तो ये हुआ क्या, कन्वर्सेशन जो है को पब्लिक फिगर्स जो थे हमारे मशहूर मशहूर सियासतदान, उनकी फैमिलीज और इधर उधर जो अपना जस्टिस थे वो हो गए, उनकी जो टेलीफोन की आपस में कॉल्स होती थी, कन्वर्सेशंस होनी थी, उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता था। और उसके बाद क्या किया जाता था, उनको रिलीज कर दिया जाता था मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया जाता था, और लोग उसको सुनते थे। तो ये बड़ा एक ना ऑडियो लीक्स का एक इशू पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ। यहाँ तक कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब हो गए, और इस तरह से उनकी फैमिलीज वाले जो रिलेटेड बंदे थे वो हो गए, उन सब की जो है ना ऑडियोज जो है रिकॉर्ड की जाती थी कन्वर्सेशंस, उसके बाद उनको लीक कर दिया जाता था। तो ये एक बड़ा पाकिस्तान के अंदर इशू जो चल रहा था। और इसके ऊपर फिर जो है अब क्वेश्चन वो ये करता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन है, किसके पास इतनी ताकत है कि वो प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो जो कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और उसके बाद वो क्या करता है, उसको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देता है। किसके पास इतनी ताकत है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो इस क्वेश्चन को लेकर फिर वो डिस्कशन करता है, और इस क्वेश्चन के बारे में वो कहता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो है इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। तो वहां पर ये जो अटॉर्नी जनरल था उसने कहा आईएसआई, तो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये बेसिकली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो इन तीनों के बारे में कहता है कि नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड एनी कन्वर्सेशन बाय लॉ। लॉ के मुताबिक ये कन्वर्सेशन किसी भी आम सिटीजन की जो है इस तरह से रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर वो ये डिस्कशन करता है। और दूसरी तरफ चलो ये तो हो गया, दूसरी तरफ वो ये कहता है कि जब कोर्ट ने कहा कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, इन्होंने कहा हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने नहीं किया, देन कोर्ट ने कहा जाओ फिर ढूंढ के लाओ किसने किया, कौन है आपके अलावा कि जिसके पास इतनी ताकत है कि वो क्या करता है, इनको रिकॉर्ड करने के बाद लीक भी कर देता है। तो फिर फाइनली क्या मिला, आवर एजेंसीज फेल टू ट्रेस सोर्सेज ऑफ द ऑडियो लीक। तो हमारी एजेंसीज जो ये ऊपर वाली हैं वो बिल्कुल फेल हो गई, ऑडियो लीक्स करने वालों को वो पकड़ ही नहीं सकी। ठीक है ना। तो फिर इसके ऊपर वो जो है इस कोर्ट ने ये कहा कि अगर हमारी नेशन की जो टॉप एजेंसीज हैं वो नहीं ट्रेस कर सकी इन कल्प्रिट्स को, तो फिर कौन करेगा। फिर आप लोग नहीं कर सके, आप लोग नहीं ढूंढ सके कि ऑडियो लीक्स किसने की हैं, तो फिर हु कैन, कौन फिर कर सकता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद डिस्कस करता है कि ये एक कॉमन प्रैक्टिस है दुनिया के अंदर के इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या करती हैं, वो मॉनिटर करती हैं किनको, सस्पेक्टेड होस्टाइल जो एक्टर्स हैं उनको, फॉरेन एजेंट्स हो गए। ठीक है ना, ताकि क्या है हार किसी भी किस्म का हार्म जो है कंट्री को नुकसान ना पहुंच सके। जैसे भी फॉरेन एजेंट्स होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, तो ऐसे कामों के लिए जो सस्पेक्टेड लोग होते हैं उनकी जो कन्वर्सेशन होती है उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, मॉनिटर भी किया जाता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं उनके राइट्स की वायलेशन नहीं की जाती, उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता जो आम सिटीजन होता है। तो ये है ग्लोबल प्रैक्टिस, लेकिन पाकिस्तान में हर एक की जो है रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो इसके ऊपर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब बात की, तो इन एजेंसियों ने कहा हम तो कर नहीं रहे। तो उन्होंने कहा अगर आप नहीं कर रहे तो फिर जाएं ढूंढ के लाएं किसने ये की हैं। तो उन्होंने कहा हमसे ढूंढा भी नहीं गया। तो इसके ऊपर फिर उसने कहा कि अगर आपसे भी ढूंढा नहीं जा रहा, आप टॉप एजेंसीज हैं हम पाकिस्तान की, तो फिर कौन करेगा, कौन ढूंढेगा। तो ये डिस्कशन जो सारी वहां पर हुई, और फाइनली फिर वो उन्होंने कहा कि फिर इसका मतलब ये है कि अब क्या किया जा सकता है। अब यही किया जा सकता है कि अपॉइंट किया जाए लोकल एंड फॉरेन एक्सपर्ट्स को, इनके कमीशन बना दिया जाए, जो पावरफुल जो लोग हों, फॉरेन एक्सपर्ट्स हों, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हों, ताकि वो ये देखें कि जो स्टेट जो है फेल हो गया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लीक्स, तो क्यों फेल हुई है।
कहीं इनका तो हाथ नहीं है इसके अंदर। अब ये है ये नहीं है इसके ऊपर मैं नहीं जाता। अल्टीमेटली वैसे तो सबको पता है कि यही रिकॉर्ड कर रही होती है, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कौन कर सकता है, लेकिन बाय लॉ जो है प्रूफ चाहिए होते हैं हर चीज के ना। तो जब तक प्रूफ नहीं है तो कोई भी चीज आप नहीं कह सकते। तो फिर यही है, यही डिस्कशन थी ऑडियो लीक्स के ऊपर कि किस तरह से जो है पाकिस्तान के अंदर जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए किस तरह से ब्लैकमेल भी किया जाता है, किस तरह से मिस यूज ऑफ पावर भी किया जाता है। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो क्या है, यानी कि अपनी लिमिट्स को वो क्रॉस करते हैं, एंड दैट इज नॉट फेयर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अकॉर्डिंग इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। सो दिस इज ऑल विच ही डिस्कस इन ऑडियो लीक्स। सेकंड, फॉरगॉटन सिटीजन्स। सिटीजन शहरी, फॉरगॉटन जिनको आप भूल गए हैं, भूले हुए शहरी, किन की बात करता है? उन शहरियों की बात करता है, उन पाकिस्तानियों की बात करता है जो कि किसी फॉरेन कंट्री के अंदर उनको पकड़ा हुआ है, जेल में डाला हुआ है, लेकिन क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो क्या है, वहां से छूट नहीं सकते, उनको लीगल को है हेल्प नहीं मिल रही, तो वहां पर वो कैदी बने हुए मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और हम पाकिस्तानी क्या है उनको भूले हुए हैं। तो इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करता है। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान का नाम लेता है, कहता है इसने जो अभी स्टडी की है, जो रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक 14,000 जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी सिटीजन हैं, वो दुनिया वर्ल्ड वाइड जो प्रिजन्स हैं, कैद खाने हैं, वहां पर वो कैद हैं। और इन 14,000 में से जो 58% हैं वो यूएई और सऊदी अरेबिया के अंदर उनको डिटेन किया हुआ है, जेल खानों में रखा हुआ है 58% को। और इनके जो चार्जेस हैं वो मुख्तलिफ किस्म के उनके ऊपर इल्जाम है, किसी के ऊपर ड्रग्स का इल्जाम है, ठीक है, और किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम है, ठीक है। एंड देन जो कहता है कि हालांकि पाकिस्तान का प्रिजन ट्रांसफर एग्रीमेंट भी हुआ हुआ है यूएई के साथ, कई कंट्रीज के साथ हुआ हुआ, जैसे यूएई के साथ पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट भी हुआ हुआ है। और इस एग्रीमेंट के क्या तहत क्या है, प्रिजन ट्रांसफर एग्रीमेंट, यानी कि प्रिजनर्स को वो क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे मुल्क के अंदर। लेकिन इसके बावजूद द इफेक्टिवनेस ऑफ सच एग्रीमेंट इज क्वेश्चनेबल, कि अगर एग्रीमेंट हुआ है फिर भी 58% जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो इन 14,000 में से वो यूएई और सऊदी अरेबिया में जेल खानों में पड़े हुए हैं। तो फिर ये एग्रीमेंट के ऊपर वो क्वेश्चनेबल है कि ये फिर क्या वैल्यू है इस एग्रीमेंट की, अब वो क्यों वहां पर है, क्या रीजन क्या है। तो मल्टीपल रीजंस वो बताता है, डिस्कस करता है। कहता है कि उनको लीगल राइट्स की जो है वहां पर असेस नहीं है, इम्पार्शल ट्रांसलेटर नहीं है उनके पास, जो है ना ऐसा ट्रांसलेटर नहीं है जो इम्पार्शल हो, यानी कि जो उनके राइट की बात कर सके। और एडिक्वेट लीगल काउंसिल वर्सन मैटर्स, यानी कि लीगल काउंसलिंग नहीं है वहां पर। और इसके अलावा जो है हार्श पनिशमेंट इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टीज उनको दी जाती है। रिजल्ट ये निकलता है, जब उनके पास ये सहूलतें नहीं है तो वो अपना जो केस है वो अच्छे तरीके से नहीं लड़ पाते, अपनी सफाई अच्छे तरीके से पेश नहीं कर पाते फॉरेन कंट्रीज के अंदर। तो अल्टीमेटली फिर उनको पनिशमेंट जो है मिलती है, वो पनिशमेंट डेथ पेनल्टी तक भी उनको मिल सकती है, जैसे सऊदी अरेबिया में अक्सर जो है इस तरह से हो जाता है। तो आगे वो कहता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आपको चाहिए कि वो जो भी पॉलिसी बनाए वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज बनाया करे, यानी कि अब इस रियलिटी को सामने रख कर कोई भी जब वो पॉलिसी बनाए, ये जो ऊपर रियलिटीज इसके सामने हैं इनको सामने रख कर जो है वो पॉलिसी बनाए, अब जो किन के लिए, जो प्रिजनर ट्रांसफर एग्रीमेंट आप लोगों ने किया हुआ उनके मुताबिक, ठीक है ना। तो आगे क्या है कि एक और भी वो यहाँ पर चीज हाईलाइट करता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, यानी कि जो इलीगल तौर पर जो इंसानों की जो स्मगलिंग की जाती है, तो वो जो क्रिमिनल नेटवर्क है ना वो भी वहां पर क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है इन लोगों को। कैसे, कि वहां पर क्या करता है, जितने ज्यादा ये कैदी 58% है इनमें वो वाले जो जिनको ड्रग्स की वजह से पकड़ा हुआ है, तो इन लोगों को क्या किया जाता है, ये जो क्रिमिनल नेटवर्क है यहाँ से पाकिस्तान से क्या करता है, स्मगल करके इन इंसानों को ले जाता है जबरदस्ती इलीगली तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कैटेगरी के अंदर। तो ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है अपने प्रीवियस एडिटोरियल्स के अंदर। तो ये जो लोग होते हैं ना इनसे बाद में इस तरह के काम करवाए जाते हैं, फिर ये पकड़े जाते हैं और इनके पीछे फिर कोई नहीं जाता। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। और आगे वो कहता है कि अब करना क्या है, अब ये सारी सूरत हाल हमारे सामने आ चुकी है, तो काल क्या है कि लीगल एड इन लोगों को, प्रिजनर्स को प्रोवाइड की जाए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर जो है वो दी जाए, ठीक है ना। सोशो इकोनॉमिक स्टेप्स लिए जाए अपने घर पर ताकि ऐसी एक्सप्लोटेशन ना हो। ऐसी एक्सप्लोटेशन से मुराद उसकी ट्रैफिकिंग है, कि जो यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है,
उनको अच्छी नौकरी का जो है ना दिलासा देकर यहाँ से ले जाते हैं और फिर वहां पर जाकर उनसे गलत काम करवाते हैं, जैसे ये वाला अपना ड्रग्स वगैरह का, तो फिर वो पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपने घर पर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहतर कर लेंगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कम हो जाएगी। अब वो कहता है कि अब ये सारी बातें उसने क्यों की, क्यों एडिटोरियल डिस्कस किया, क्योंकि टुडे जो है वो इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स डे है। आज जो है वो इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स डे है। दैट्स व्हाई ही डिस्कस्ड दैट एडिटोरियल। सो दैट इज ऑल विच ही डिस्कस इन दिस एडिटोरियल। और इसके अंदर वो बताता है कि किस तरह से जो प्रिजनर्स हैं, पाकिस्तानी प्रिजनर्स जो दूसरी मुल्कों के अंदर कैद हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। सो दैट्स ही डिस्कस। थर्ड आ जाते हैं क्रश कैश। ये है जी आपका इकोनॉमी का, और इसी को सामने रखकर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। बड़ी प्यारी पिक्चर, बड़ी ही बेहतरीन किस्म की जो है ना उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी की पिक्चर इस एडिटोरियल के अंदर आपको दी है। और इसको सुनने के बाद आपकी जो है ना सारे खदशे आपके जहन से काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। और उनमें से दो खदशे जो हैं, जो डाउट्स जो आपके जहन में अक्सर हम लोगों के जहन में रहते हैं, वो बड़े सोने क्लियर हो जाएंगे। वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो वो रियलिटी बेस्ड पिक्चर आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी की दिखाएगा, कोई झूठ नहीं, सीधा सीधा बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। दूसरी बड़ी प्यारी बात यहां पर आपको समझ आ जाएगी कि क्यों हम आईएमएफ को कभी नो ही नहीं कहते। कहते हैं ना कि आईएमएफ को हम अक्सर जो है पाकिस्तानी गालियां निकाल रहे होते हैं कि आईएमएफ आईएमएफ ने ये कर दिया, आईएमएफ ने वो कर दिया। तो दूसरी तरफ हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि यार आईएमएफ के पास ठीक है हम कर्जा तो लेते हैं, लेकिन ऐसी भी क्या बात होगी कि जो वो कहता है, जिस तरह की वो अमेंडमेंट्स कहता है, वो सारी की सारी हम लोग वो अमेंडमेंट्स कर देते हैं। अगर वो कहता है टैक्स बढ़ाओ, हम बढ़ा देते हैं। अगर वो कहता है ये गैस की प्राइस इस तरह करो, हम वो भी कर देते हैं। अगर वो कहता है ये करो, हम वो भी कर देते हैं। तो क्या है, कौन सा जादू है, ठीक है कर्जा ही लेते हैं ना, इसके अलावा हम उससे क्या करते हैं, पैसे वापस भी तो करने होते हैं ना। तो ये वाली चीज जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, जो आईएमएफ को गालियां निकालते हैं, तो यहाँ से आपको पावर नजर आएगी आईएमएफ की, क्या पावर है और किस तरह से उसने पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान की लाइफ लाइन कैसे है। जिस तरह ख्वाजा आसफ ने कहा था ना कि वेंटिलेटर पे है पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो ठीक है कईयों ने उसको बुरा कहा या जैसे भी कहा, बट ये है क्या, पाकिस्तान की लाइफ लाइन आपको ये इस एडिटोरियल के अंदर नजर आएगी सारी की सारी। स्टोरी कैसे है, शुरू करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक है जी, ठीक है, उसने पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर्स जो हैं उसने कहा कि हम देंगे आपको, जिसके अंदर 400 मिलियन डॉलर जो होंगे ना वो बजटरी सपोर्ट के लिए होंगे। ये लफ्ज आपने जेन में रखना, भी मैं बताता हूँ, ठीक है। फॉर फाइनेंसिंग वेरियस फेडरल एंड प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स। ये वाला पैसा किसके लिए होगा, गौर से सुनते जाइएगा, बजटरी सपोर्ट के लिए। बजटरी सपोर्ट से मुराद क्या है, बजट, ठीक है ना, बजट। जो कौन हर साल आप लोग बजट बनाते हैं ना, ठीक है। अब होता क्या है, मैं यहां से थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। होता क्या है जी, आप लोगों ने टारगेट रखा कि हमने 100 रुपया जो है एफपीआर ने इकट्ठा करना है, ठीक है। और इसका हमने क्या करना है, फिर बजट बनाएंगे, कितने पैसे जो है ये वो सारा, ठीक है। बजट इतना हमने इसका इतने का बजट बनाना है। टैक्स आपने लगाने शुरू कर दिए, मुख्तलिफ आपने काम किए, सारे काम कर कुर के आपने देख लिया, और आपने पैसे इकट्ठे किए कितने, 75 रुपीज। ठीक हो गया जी, 75 रुपीज आपने इकट्ठे कर लिए। 25 रुपये फिर भी आपसे पूरे नहीं हुए। अब आपको अपना बजट बनाने के लिए कि कहाँ किसको कितना पैसा देना है, किसको तनख्वाहें देनी है, कहाँ पे कितने पैसे लगेंगे, अब आपको 100 रुपया चाहिए। अब ये जो 25 रुपये है ना, ये आपको दे रहा है आईएमएफ, ये आपको दे रहा है वर्ल्ड बैंक, ये आपको दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, या कोई भी जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है कर्जे की शक्ल में, ये जैसे भी आपको वो देते हैं। फिर आपके ये जमा होते हैं, फिर आपका 100 रुपया पूरा होता है, और फिर आप बजट बनाते हैं। फिर आप लोग अपने पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं कि इतने पैसे यहाँ लगाएंगे, इतने पैसे वहां लगाएंगे, और ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे। अब ये जो बकाया पैसे हैं ना, ये अब आपको दे रहे हैं ये तीनों के तीनों, ठीक है। 400 बिलियन किसने दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बजटरी सपोर्ट के लिए। वर्ल्ड बैंक उसने भी प्रूव किया 350 मिलियन डॉलर्स, ठीक है ना, फिस्कल मैनेजमेंट के लिए। फिस्कल मैंने आपको पॉलिसी पहले भी डिस्कस की है।
फिस्कल पॉलिसी वही होती, एक होती है मॉनिटरिंग पॉलिसी, दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। जो प्रीवियस लेक्चर सुन चुके हैं उनको बिल्कुल क्लियर होगा। तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली होती है जो कि ये बजट के हवाले से डिस्कशन करती है कि कहाँ से कितना पैसा आएगा, कहाँ पे लगाया जाएगा, कैसे उसको, यानी कि गवर्नमेंट कैसे पैसे इकट्ठे करेगी, किस कहाँ से इकट्ठे करेगी और कहाँ पर लगाएगी, तो ये फिस्कल पॉलिसी होती है। हाँ, जो होती है आपकी मॉनिटरिंग पॉलिसी वो आपका सेंट्रल बैंक डिस्कस करता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर वो करेंसी का एक्सचेंज को चेक करता है, इन्फ्लेशन को चेक करता है और साथ साथ वो चेक करता है आपका जो इंटरेस्ट रेट है। तो इस तरह को वो मॉनिटरिंग पॉलिसी होती है, ठीक है। फिस्कल मैनेजमेंट के लिए कितने दे रहे हैं, 350 मिलियन आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है ग्रोथ वगैरह ये ठीक है बातें, असल काम यही है कि 350 मिलियन जो डॉलर आपको दे रहा है द वर्ल्ड बैंक। इसके साथ साथ 700 मिलियन की आपकी जो रिलीज होगी आईएमएफ की जो है एक किस्त, जो कि $3 बिलियन हमारा टोटल था, उसमें से 700 मिलियन डॉलर हमें आईएमएफ जो है वो भी रिलीज करेगा स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स के साथ। और इससे क्या होगा, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो थोड़े बेहतर हो जाएंगे कुछ महीनों के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए, क्योंकि पहले ही हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कम हो चुके हैं। आगे वो कहता है ऑफिशियली इनफ्लो ड्यूरिंग, पहले 5 महीनों के अंदर जो पैसा आया है ना फिजिकल के ईयर के अंदर, वो कितना है जी, $6.4 बिलियन, जो कि हमारा क्या है, इक्वल टू द क्वार्टर ऑफ एनुअल फाइनेंसिंग नीड्स। क्वार्टर के मुताबिक है, यानी कि 25% जो है क्वार्टर को कहते हैं बेसिकली। किसी भी चीज का जो 25% होता है ना, वो होता है आपका क्वार्टर। तो ये पैसा जो ऑफिशियल इनफ्लो आया है पिछले 5 महीनों के अंदर ऑफ दिस फिजिकल ईयर, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जुलाई से शुरू होता है फिजिकल ईयर, तो आप जुलाई से लगा लें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अब हमारा दिसंबर 6वां महीना चल रहा है। तो इन 5 महीनों के अंदर कितने पैसे आए हैं हमारे, $6.4 बिलियन हमारे पास आया है। और वो कितना है, जितना हमारा फाइनेंस की जो जरूरियात है उसका सिर्फ 25% है, और 75% हमें अभी और पैसे चाहिए। अब वो 75% हमें कौन देगा, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। तो ये है हमारी सूरत हाल। तो ये हमें पैसे देंगे तो फिर 25% हम इसके अंदर अपना डालेंगे, तो फिर पाकिस्तान चलेगा। अगर ये पैसे नहीं देंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए भी चलना थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि काफी मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज द लाइफ लाइन जिसकी वजह से आप लोगों को आईएमएफ की बातें सुननी पड़ती हैं। और दूसरी बात एक और बता दूं, अगर आईएमएफ नहीं ना सेटिस्फाई आपसे, अगर ये आपकी स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स नहीं होती, तो ये भी पैसे नहीं आपको देगा, और सकता है ये भी आपको पैसे ना दे। ठीक हो गया। और हो सकता है अगर ये आपकी नहीं होगी, तो यहाँ तक कि ये सारी की सारी आपकी जो सीओपी के अंदर भी कंडीशंस है ना, उन कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन ये है कि आईएमएफ ओके करेगा कि ठीक है माहौल अच्छा है, पैसे दे दो, तो फिर ये पैसे देंगे सीओपी 28 के अंदर जो भी वादे हुए हैं। सो जी दैट इज द रीजन जिसकी वजह से आईएमएफ जो है ना वो पाकिस्तान की लाइफलाइन बना हुआ है। चलें जी आगे चलते हैं। आगे मैं, ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, ये आप लोगों ने इसको देख लेना एक दफ़ा से, ठीक है। ये 1966 के अंदर जो है इसकी फाउंडेशन हुई है इसकी, और ये प्रेसिडेंट इसका आपने देख लेना है, हेडक्वार्टर लिख देना इसकी। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की एब्रीवेशन, इसका हेडक्वार्टर, कब ये बना, इसका प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंटली, ठीक है ना। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये इतना सा अगर आप पढ़ लेते हैं ना, आपका जो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव में जो है ये क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक हो गया जी। दूसरा ये वर्ल्ड बैंक के ऊपर जो है, ठीक, वर्ल्ड बैंक का भी इसी तरीके से है, आप लोगों ने इसको भी पढ़ लेना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है डीसी वाशिंगटन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1944 के अंदर इसको बनाया गया, और अजय बंगा जो है इसका प्रेसिडेंट है अब जो है। तो ये कोई चीजें इसकी देख लेनी। आईएमएफ भी इसी तरह से है, 1940 के अंदर इसको बनाया गया, 1945 के अंदर, ठीक है। और ये इसका पर्पस जो है ये आप लोगों ने देख लेना। एंड द माई क्वेश्चन इज, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के दरमियान डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों ने अब यहां से भी पढ़े या कहीं और से भी पढ़े, और डिफरेंस आपने बताना है फंक्शन के हवाले से। तो फंक्शन के हवाले से क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, और बाकी आगे हम डिस्कस करते हैं जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है इसी एडिटोरियल का। स्टोरी आपने उसको बता दी, इतने 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 पैसे हम सबको दिए जाएंगे, पाकिस्तान के साथ वादा किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी वादा कर लिया, वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया, आईएमएफ ने भी कह दिया, और हमें भी जरूरत है, हमारा भी उसने बता दिया सारे का सारा, ठीक है। अब ये वो कहते हैं आगे से, वो ये भी कहते हैं कि ये अच्छी गुड न्यूज है जी। और आगे वो कहते हैं कि क्रूशियल टू कीपिंग द कंट्री। अब ये गुड न्यूज क्यों है,
क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसके हवाले से अपलोड कर रही है। मेंटेनिंग जो आपने प्राइस मेंटेनिंग करनी है उसके हवाले से ये हमारी ज़रूरत है। करेंसी की स्टेबिलिटी हमको चाहिए, ठीक है ना, इन द नियर टू मीडियम टर्म्स, उसके लिए हमें पैसे चाहिए, डॉलर्स चाहिए, और डॉलर्स हमारे पास ये आने वाला है इस तरह से। तो ये जो है, इसके अलावा हाई एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट अमिट लो रिजर्व्स, तो दैट इज ऑल जो है रिक्वायरमेंट है हमारी, हमारे रिजर्व्स जो हैं वो लो हैं, और हमें एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत है, हमें डॉलर की जरूरत है। और डॉलर कैसे आता है? एक्सपोर्ट करके, और हमारे पास तो एक्सपोर्ट है नहीं। तो फिर हमारे पास डॉलर जो है वो दो तरीकों से आता है। नंबर वन, कोई हमें उधार दे दे, ठीक है, जिस तरह से ये दे रहे हैं। नंबर टू, हमारे जो पाकिस्तानी बारी बाहर रहते हैं, ओवरसीज जो हैं, वो कुछ कमा के हमें बेच दें, बस। तो ये दो सोर्सेज हैं अभी पाकिस्तान की लाइफ लाइन के लिए, ठीक है। और जाहिर एक्सपोर्ट तो है ही, लेकिन जितनी हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई गुना हम ज्यादा इंपोर्ट भी कर लेते हैं, तो वो तो तकरीबन वहीं पे बैलेंस हो जाता है आपका। आगे वो एक और बात कहता है, यही वाली बड़ी क्लियर आपको वो बातें बता रहा है, बड़ा क्लैरिटी आ जाएगी आपकी इकोनॉमी के हवाले से। फैच जो है, फिच फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, इसी की रिपोर्ट को मैंने प्रीवियस अपने एडिटोरियल के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर। फिच क्या है? ये तीन जो है टॉप रेटिंग एजेंसीज हैं इकोनॉमी की, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, फिच रेटिंग एंड मूडीज। ये तीनों की तीनों जो यूनाइटेड स्टेट की स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसके साथ क्या है, वहां पर ये रजिस्टर्ड हैं, और इनकी रेटिंग को बड़ा अच्छा माना जाता है। अब रेटिंग ये क्या करती हैं? ये आपको ग्रेड्स देती हैं, A+, A, B+, B, जिस तरह हम बच्चों को देते हैं। और पाकिस्तान को इसने, हमने डिस्कस किया था, CCC नेगेटिव से उठाकर CCC में थोड़ा सा अपग्रेड किया था इसने पाकिस्तान को थोड़े दिन पहले। अब ये क्या कह रही है पाकिस्तान के हवाले से? ये कहती है कि पाकिस्तान जो है ना, उसको एक्सटर्नल फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। और क्यों? क्योंकि इसके जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है, तो इसको और कोई चारा नहीं है इसके रिजर्व्स को बेहतर करने का, तो इसको एक्सटर्नल फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस वजह से वो कहता है कि पाकिस्तान जो है वो डिपेंडेंट रहेगा IMF के ऊपर, ठीक है ना, और साथ साथ जो बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल सपोर्ट है उसके ऊपर भी, ठीक है। और इसके अलावा वो कहता है मल्टीलेटरल बजट जो है रिमेन सस्पेंडेड, ये बाद में बताता हूँ क्या था, ठीक है। तो ये दो चीजें वो बताती है उसकी रिपोर्ट, हाई जो रेटिंग एजेंसी है, वो ये कहती है कि पाकिस्तान को डॉलर की बहुत ज्यादा जरूरत है, रास्ता कोई नजर आ नहीं रहा। लिहाजा पाकिस्तान ने अगर डिफॉल्ट होने से बचना है, या पाकिस्तान ने अपनी लाइफ जो इकोनॉमी को उसको बढ़ाना है, तो उसको लिए पाकिस्तान जो है उसको कई सालों के लिए IMF के ऊपर, और जो ये दो दूसरे मल्टीलैटरल सपोर्टर्स हैं फॉरेन, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या कोई आपके जो अरब दोस्त हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान जो है डिपेंडेंट रहेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है काफी अरसे तक डिपेंडेंट, काफी सालों तक रहेगी, जब तक ये इकोनॉमी इसकी स्टेबल नहीं हो जाती। सो दैट इज द रिपोर्ट फिच रेटिंग, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने पाकिस्तान की करंट सूरत हाल को देखकर ये बताया है, ठीक है। और ये गलत भी नहीं है, बिल्कुल ठीक। और आगे वो आपको बता देता है कि ये जो सपोर्ट थी, ये पहले सस्पेंडेड थी, सस्पेंड हो गई थी कई फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए। क्यों? पाकिस्तान के फंड के साथ जो रिलेशन है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे थे। सो दैट्स वाई दिस बजट फाइनेंसिंग जो थी, ये क्या हो रही थी, सस्पेंड थी पिछले कई अरसे से। तो अब जो है ये बहाल हो चुकी है, आपके ताल्लुकात उनसे अच्छे हो गए हैं, तो अब आपको बजटरी सपोर्ट मिल रही है, वो पैसे मिल रहे हैं जो आप बजट के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन कि IMF आपको नजर आ गया कि कितना पावरफुल है। IMF के साथ बना के रखेंगे, ओके देंगे इसको, तो फिर इसके ओके से दुनिया के जो दूसरे सपोर्टर्स हैं वो भी ओके आपको देंगे कि हाँ ठीक है, या इनको हदार दे दो। ठीक हो गया जी। सो दैट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। अच्छा जी, अब आपके जो एडिटोरियल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नो आई मूव टूवर्ड्स ओपिनियंस। कमेंट्स करके आप लोगों ने अपनी राय का इजहार जरूर करना है, और क्वेश्चन का रिप्लाई आपने जरूर करना है, मेरे लिए नहीं करना। देखिए मैंने आपको कहा, आप लोगों ने एक दफा बस इसके ऊपर रिसर्च करनी है, नेट पे बैठें, रिसर्च करें, थोड़ा सा देखें, खुद से ऑब्जर्व करें, और उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग रिप्लाई दे दें। उससे क्या होगा कि आपकी जो क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या डिफरेंस है जी इसके दरमियान।
ठीक है। कहीं भी आपसे कोई डिस्कशन में पूछता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान आईएमएफ के पास क्यों जाता है, वर्ल्ड बैंक के पास क्यों नहीं चला जाता, वो हम तो पैसे ही मिलने हैं ना। तो आपके पास अगर क्लैरिटी होगी तो देन यू कैन आस्क कॉन्फिडेंसली, कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर देंगे तो अल्टीमेटली फिर डिफरेंस तो होगा ना दूसरे कैंडिडेट से। तो ये आप लोगों ने जरूर एक दफा देख लेना है। तो जी फर्स्ट हमारा जो है ओपिनियन, टूरिज्म एंड माइंडसेट, बड़ा प्यारा लिखा है जी इन्होंने, वेल वेल रिटन है, और फैसल बारी साहब इनका नाम है। लिखते क्या है बेसिकली, ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, डिस्कस मैं बाद में करता हूँ व्हाट इज इन साइड ऑफ दिस, पहले मैं आपको क्रक्स देता हूँ इसका। वो ये कहता है कि टूरिज्म, ठीक है, आपको पता है कि टूरिज्म क्या है, एक मुल्क से जाना दूसरे मुल्क, वहां पर सैर सपाटा करना, जो भी करना। तो वो ये कहता है कि टूरिज्म से कमाया जा सकता है पैसा, इकोनॉमी को बेहतर होता है। जैसे कि अगर आपको इकोनॉमी के हवाले से, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के हवाले से आपको सजेशंस देनी हो, तो आप एक बड़ी प्यारी सजेशन दे सकते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर क्या करे, वर्किंग करे। और जिस तरह से पूरी दुनिया टूरिज्म से पैसा इकट्ठा कर रही है, पाकिस्तान भी इस फील्ड के अंदर आए। और पाकिस्तान के पास कई ऐसी चीजें हैं जहाँ टूरिज्म के लिए बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं, वो कौन सी हैं वो मैं बताता हूँ आगे। तो पाकिस्तान पैसा वहां से टूरिज्म इंडस्ट्री से बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकता है, तो ये आप बड़ी प्यारी सजेशन दे सकते हैं। दूसरी तरफ से अगर बात हो कि प्रॉब्लम्स क्या हैं जी, तो आप प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर उसने डिस्कस किए हैं कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं क्यों नहीं पाकिस्तान टूरिज्म से क्यों पैसा इकट्ठा नहीं कर रहा, दूसरी दुनिया तो बड़े पैसे इकट्ठे कर रही है। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ये एक बड़ी ही प्यारी किस्म की आपकी सजेशन रहेगी पाकिस्तान के हवाले से, कि जिसमें आपने करना भी कुछ नहीं, बस थोड़ी सी फैसिलिटीज देनी है, लोग आएंगे, डॉलर खर्च करेंगे और पाकिस्तान को पैसा मिल जाएगा, और दुनिया इससे कमा भी रही है। उसकी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो इसके अंदर वो डिस्कस करेगा। तो आप इसमें जो है यही बात करता है कि इकोनॉमी के टूरिज्म से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं कमा रहा। क्यों? क्यों नहीं कमा रहा? क्योंकि पाकिस्तान का माइंड सेट ही नहीं है पैसा कमाने का टूरिज्म से। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी का मसला है ना, यहाँ पर हर चीज को, जो भी बंदा बाहर से आता है, एजेंसी वाले उसके जो है ना, उसको सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में बड़ा उसके ऊपर जांच पड़ताल, ये वो, ये मसला है। वीजे का प्रोसेस बड़ा आपका ढीला है, बड़ा टाइम ले सकता है। आपको अगर किसी जगह पे किसी फॉरेनर ने विजिट करना है, तो कई इलाके ऐसे हैं नॉर्थन एरियाज के अंदर, उसको एनओसी लेना पड़ता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेहतर नहीं है ना, तो आपको यानी कि उन इलाकों तक लेके जाने के लिए आपके पास प्रॉपर सड़कें नहीं है, अगर वहां पर कोई चला जाए, वहां पर रहने का प्रॉपर इंतजाम नहीं है, होटल्स नहीं है, दूसरी सहूलतें नहीं है। तो ये सारी चीजें वो डिस्कस करता है कि इस वजह से पाकिस्तान में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उससे आप पैसा नहीं कमा पा रहे। और फाइनली वो कहता है कि हम 250 या 240 मिलियन लोग पीपल हैं, और हमारे पास पोटेंशियल है वो हमारा, लेकिन वो हमारा पोटेंशियल ही रहेगा, उस पोटेंशियल से हमें फायदा कोई नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। कहता है पाकिस्तान के पास क्या क्या है, डेजर्ट्स हैं, बीचेस हैं, हाई माउंटेन्स हैं, रिलीजियस कल्चरल और हेरिटेज साइट्स हैं, मुगल इरा की कई बिल्डिंग्स हैं, ब्रिटिश इरा की कई चीजें हैं यहाँ पर, बाद हड़प्पा है, मंजोदाड़ो है, टेक्सला है, बाबा नानक जो है वो यहाँ पर पैदा हुआ, उसकी चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वी वेरी पुअरली परफॉर्मिंग इन टूरिज्म, हम बहुत ही पुअरली क्या कर रहे हैं, टूरिज्म के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये अपने डिस्कशन का वो आगाज करता है, ये सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। और फिर आगे वो चलता है, तुर्की की पहले एग्जांपल देता है। कहता है तुर्की जो है 40 बिलियन डॉलर जिसने कमाया है 9 महीनों के अंदर, 2023 का जो है पहले 9 महीने थे, उसमें टूरिज्म से सिर्फ इसने 40 बिलियन डॉलर्स कमा लिए हैं तुर्की ने। अब यहाँ वहां पर है क्या, ऑनलाइन वीजे के लिए अब अप्लाई करते हैं, एक एक घंटे के अंदर आप जो है ना, जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो एक घंटे के अंदर अंदर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है। इमिग्रेशन जो फॉर्मेलिटीज हैं वो 2 मिनट के अंदर पूरी हो जाती हैं। जब आप लोग एयरपोर्ट पे चले जाते हैं तो कोई आपसे ऑफिसर जो है पुट्ठे सीधे सवाल नहीं करता, नो क्वेश्चन आस्क, जस्ट आपका वीजा चेक करता है और आप उस सिटी में इंटर हो जाते हैं, तुर्की में चले जाते हैं, उस कंट्री में इंटर हो जाते हैं। तो ये है वहां पर, ठीक हो गया। फिर जब आप वहां पर चले जाते हैं, कोई ड्रेसिंग का इशू नहीं है वहां पर, ठीक है ना। कुछ लड़कियां हैं उन्होंने बुर्का पहना है, कुछ ने स्कर्ट्स पहनी है, ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। कोई लड़के हैं उन्होंने अपना यानी कि वहां पर जो कल्चरल ड्रेस है वो पहना है, लेकिन कुछ हैं उन्होंने पैंटे पहनी है। तो ड्रेसिंग के हवाले से आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। लैंग्वेज का वहां पर कोई इशू नहीं है, आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में बात करें, जो मर्जी करें, कोई आपको इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
औरतों के हवाले से वो कहता है कि 35% औरतें जो हैं, पाकिस्तान की तो वैसे 22% है वर्क फील्ड के अंदर, वहां पर 35% औरतें हैं जो काम कर रही हैं, पब्लिक स्पेस है यानी कि वहां पर, ठीक है, वहां पर वो काम करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। वहां पर जो उनकी हेरिटेज साइट्स हैं उनको मेंटेन बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने किया हुआ है, वहां पर रेनोवेशन हर टाइम जो है चलती रहती है उन चीजों की, ठीक है ना। और उन जो उनके जो हेरिटेज साइट्स है जहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं, तो उसके जो सराउंडिंग एरियाज है ना, वहां पर क्या हुआ है, वहां पर जो है ना फूड के लिए इंतजाम किया हुआ है, बैंक्स हैं वहां पर, मनी एक्सचेंज है वहां पर, ठीक है ना। और मुख्तलिफ किस्म की वहां पर दुकानें बनाई हुई हैं ताकि जो भी टूरिस्ट आए उसको यहाँ पर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी की सारी वहां पर उन्होंने क्या की हुई है, टर्की के अंदर फैसिलिटीज दी हुई हैं। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाओ, कहते हैं जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो लाहौर फोर्ट है जैसे, तो इसकी रेनोवेशन के लिए इसको पैसे ही नहीं दे रहा। तो उसके कहता मेरे एक ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम करना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी अमाउंट मिली है, वो भी कुछ कंडीशंस के ऊपर, इतनी ज्यादा नहीं मिली कि हम रेनोवेट कर सके। वीजे के ऊपर बात करता है कि तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना, वीजा वर्किंग डेज, कई कहता है कि कई रिफॉर्म्स कही गई हैं फिर भी 8 से 10 दिन लग जाते हैं टूरिस्ट वीजा जो है उसको जो है अपना अप्रूव करने के लिए। उसके बाद कहता है जब फॉरेनर्स आ जाते हैं ना पाकिस्तान में, तो उनको कई किस्म की एनओसीज लेनी पड़ती हैं, अगर उन्हें नॉर्थन एरियाज में जाना है ना तो फिर एनओसीज लेनी पड़ती हैं उनको। और कई दफा तो ऐसा होता है कि कई फॉरेनर्स को अलो ही नहीं किया जाता कुछ एरियाज के अंदर इंटर होने में। इंटर होने क्यों, क्योंकि वो कंटोनमेंट के एरियाज हैं, फौजियों के एरियाज हैं, तो वहां पर उनको इंटर नहीं होने दिया जाता। फिर वो आगे कहता है कि जब ये फॉरेनर्स आ जाते हैं तो वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसी वाला भी बंदा एक आता है, ठीक है ना। और वो आके कहता है उनको कि हमें गारंटी लिख के दो कि इन रिटर्न के अंदर हमें गारंटी लिख के दो कि आपकी जो सेफ्टी है ना पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर आप सेफ हैं, ठीक है ना, अपनी सेफ्टी के हवाले से आप हमें गारंटी लिख के दें। हालांकि फिर जब उनसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि ये तो आपकी नौकरी है ना हमारी सेफ्टी करना, इस चीज की गारंटी देना, और आप हमसे गारंटी ले रहे हैं, तो यानी कि इस तरह की यानी कि वो कहता है मामला होते हैं। दूसरा वो बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बड़े शहरों के अंदर उसका आप हाल देख लिया, अगर कोई फॉरनर आ जाता है तो वो फिर कैसे जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, उसको ये प्रॉब्लम है। फिर वो कहता है कि जो जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, कैफेज का, पब्लिक स्पेसिस का, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनका बड़ा इशू है, ताकि वहां पर टूरिस्ट रह सकें और अपना जो पैसा है वो खर्च कर सकें, लेकिन वहां पर ये सहूलतें भी बहुत नाकस किस्म की हैं। तो वो सारी डिस्कशन करने के बाद वो कहता है कि असल में बेसिकली ना हम चाह हमारा माइंड सेट ही नहीं है, ठीक है ना, हमारा माइंड सेट ये वाला नहीं है कि हमें चाहिए कि अपना माइंड सेट बनाए टूरिज्म वाला, हमारा माइंड सेट ही नहीं है पाकिस्तान का ये वाला, ठीक है ना। और इसके लिए वो कहता है कि स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन काउंसिल जो है ना, वो उसको चाहिए कि उसने नहीं फिक्स किया, कैन नॉट फिक्स इट, सिर्फ वही फिक्स इट नहीं कर सकती क्योंकि ये आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डील करती है ना। तो कहता है कि सिर्फ वही जो है वो इस फिक्स नहीं कर सकती, स्टेट को भी चाहिए कि इसके ऊपर वो क्या करे, डिस्कशन करे, इन चीजों को लेकर आए। और फाइनली वो कहता है कि 250 मिलियन लोग हैं और हमारा जो पोटेंशियल तो है लेकिन वो पोटेंशियल ही रह जाएगा, उसका फायदा कोई नहीं होने वाला। सो दैट इज द होल डिस्कशन। इसके अंदर आपको पता चला कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्यों नहीं हम लोग ग्रो कर पा रहे, और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं वो भी आप इसको दे सकते हैं। टर्की जो है उसने 40 बिलियन डॉलर जो है टूरिज्म से कमाया है 9 महीने में, तो क्यों कमाया है वो भी उसने बता दिया। तो आपको काफी हद तक अब ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में आप ये डिस्कशन के अंदर चीज ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। चलें जी, अब आप चलते हैं अगले ओपिनियन की तरफ, फैक्ट्स, क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की वो चीज़ें डिस्कस करता है और बेसिकली यहाँ पर वो जो है बातें करता है कि हम पाकिस्तान की जो वो बातें करेगा, मुख्तलिफ डोमेन्स की बातें करेगा, और होप के ऊपर बात करता है बाद में, ठीक है ना। तो फैक्ट्स क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं और उसका सॉल्यूशंस क्या है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक स्टेट है तो यहाँ पर क्या चलता है उसके बारे में बातें करता है। कहता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 240 मिलियन, सॉरी 240 मिलियन पाकिस्तान की होगी पॉपुलेशन। 90% कहता है इसके अंदर वो लोग हैं जो पुअर हैं, गरीब हैं, और उनको जो है ना एक्सेस थोड़ी है, ठीक है ना, विद लिटिल, आर पुअर विद लिटिल एक्सेस टू फूड सिक्योरिटी शेल्टर हेल्थ एंड एजुकेशन। इन एरियाज के अंदर उनको थोड़ी थोड़ी एक्सेस है, यानी कि क्वालिटी की ये चीजें नहीं मिल रही, बस मिल रही हैं, जिस क्वालिटी की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही 90% पाकिस्तान में। ठीक हो गया जी।
अब आगे वो कहता है कि मेजर नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ना पाकिस्तान की, दूसरी बात एक बात वो ये करता है, फिर वो कहता है जो मेजर नेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना पाकिस्तान के, वो फेल हो चुके हैं टू सर्व द नेशनल इंटरेस्ट। अब नेशनल इंटरेस्ट क्या है? वेलफेयर, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब इन तीनों कामों के अंदर जो आपके मेन नेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना वो फेल हो चुके हैं। वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अब वो इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? पहले वो जुडिशरी की बात करता है कि सुपीरियर जुडिशरी हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एग्जेक्टिव हैज फेल्ड provide good governance for the people, legislator has failed to represent the interest of the people, military has failed to defend the territorial integrity of Pakistan और respect its own constitutional limits। तो यही तीन चार हैं जिनके ऊपर आपका मुल्क चल रहा है। तो ये चारों के चारे जो आपके हैं वाले अपना चारों के चारे ये जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, ये जैसे मैंने डिस्कस किया, तो ये क्या कहता है? वो कहता है फेल हो चुकी। ठीक हो गया। और इसके ऊपर वो आपको ये रीजन साथ साथ डिस्कस देता है, जैसे ओमन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को जो मिलिट्री को जो लिमिट दी हुई है वो खुद ही उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। अब इन फेलियर से क्या कहता होता है? जब ये फेल्स हो चुके हैं मुख्तलिफ रीजन की वजह से, तो फेलियर से क्या होता है? करप्शन हो रही है, इनइक्वालिटी आ रही है, इनएफिशिएंसी आ रही है, डिफीट, रेजिग्नेशन, लॉस ऑफ होप, ये सारी चीजें हमारे हमें देखने में आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें क्या हैं? इशारा करती हैं मायूसी की तरफ, ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं। जुडिशरी का काम होता है बेसिकली कि वो देखना कि कोई भी चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये मैं एक्स्ट्रा आपको बताने लगा हूँ, इलेक्शंस की बात करूं तो इलेक्शंस होने थे 90 डेज के अंदर, नहीं करवाए तो क्या कर दिया जुडिशरी ने? कुछ भी नहीं किया। जब उनकी मर्जी है वो करवा रहे हैं तो मतलब वो फेल होगी ना। ठीक है। एग्जेक्टिव जो है वो गुड गवर्नेंस फॉर द पीपल, उसका काम ये है कि जैसे आपके एग्जेक्टिव में कौन से आते हैं? जो भी आपके ये डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, दूसरे तीसरे जो भी डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, जो ये आप गए डीसी ऑफिस के अंदर आते हैं, सेक्रेटरी, एजुकेशन, हेल्थ, फलाना, ये सारे के सारे आपके क्या है? एग्जेक्टिव्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? लोगों को क्या सहूलतें दे रहे हैं? आपके सामने ही है। थाने आप चले जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं, सरकारी क्या हाल होता है आपका? अल्लाह माफ करे ना ही किसी को काम पड़े। ठीक है। तो किस तरह से वो वहां पर करप्शन है, सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं ना। तो ये भी फेल हो चुके हैं। लेजिस्लेटर, पार्लियामेंटेरियन वाले जो सियासतदान हैं, जो बैठकर क्या करते हैं? लॉज बनाते हैं। तो वो क्या वो वाले लॉज बना रहे हैं जो आपके इंटरेस्ट के हैं? नहीं, वो वाले लॉज बना रहे हैं जो उनके फायदे के हैं। वो अपने वहां पर जो है बिजनेसमैनों को बेनिफिट्स देने के लिए वो वाले लॉज पास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आईएमएफ ने भी कहा कि जनाब अली अपनी पॉलिसी जो है ना उसको शिफ्ट करो, कि जो अलीट क्लास है, जो बिजनेसमैन क्लास है, वहां पर आप लोग जो है टैक्स को शिफ्ट करो। लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं है। तो ये भी फेल हो चुके हैं। मिलिट्री जो है वो बिल्कुल वो भी फेल हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन की वो वायलेशन करती रहती है, उसकी अपनी लिमिट में रहती नहीं है, हमेशा इसकी अपनी लिमिट से बाहर आकर काम करती है। यहाँ तक कि जिस काम के लिए बनाया गया वो काम उन्होंने नहीं करना, बाकी सारे काम करवा लो इनसे भी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या वो कहता है, बताता है आपको कि पाकिस्तान के अंदर ये सारे के सारे जो आपके इंस्टीट्यूशन है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन, पहले तो वो बता देता है कि लोग इतने हैं और उनमें से इतने जो है वो इस हाल में है कि उनको ये चीजें नहीं मिल रही। और फिर नेशनल इंस्टीट्यूशंस का बताता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी तरतीब से बता देता है कि ये हाल किया हुआ है इन लोगों ने। और फिर वो बता देता है कि जब ये नेशनल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं तो उसका जो है वो क्या हो रहा है, उससे कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट क्या आ रहे हैं, वो रिजल्ट भी आपको फिर वो एक्सप्लेन करता है। फिर वो आगे कहता है कि ये सब का पता है, सब जानते हैं इसको और एक्सेप्ट भी करते हैं। ये जितने इंस्टीट्यूशन ऊपर उसने डिस्कस किए, कहता है ये सब के सब जानते हैं। ये लोग भी जो 240 मिलियन है ये भी जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है और इस चीज को वो एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन वो आगे कहता है कि व्हाट इज टू बी डन, अब क्या किया जाए। और इस सवाल के जवाब में वो जवाब देता है चाइना का। चेयरमैन माओ ने कहा था, सो मच टू डू, सो लिटिल टाइम, टाइम बहुत थोड़ा है, करने को बहुत कुछ है, एंड वुमेन होल्ड अप हाफ द स्काई, और आधा जो है वो औरतों, आधी औरतें हैं हमारे पास। ठीक है। इस तरह का उसने जवाब दिया। तो बेसिकली इसका काम बात करने का ये है। आगे फिर वो क्वेश्चन करता है कि क्या हमारे पास, पाकिस्तान के पास माओ जेडोंग है वो वाला, और कायदे आजम अब कोई है हमारे पास जो हमारे इन मसाइल का हल कर सके? तो फिर वो खुद ही जवाब देता है यस है, एवरी पाकिस्तानी इज पोटेंशियली वन, हर पाकिस्तानी जो है ये माओ जेडोंग और कायदे आजम हर पाकिस्तानी में है। कैसे है? कहता है कैसे है फिर ये? और फिर उसका वो जवाब देता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ द 1000 माइल जर्नी। क्या होगा फिर इस फर्स्ट स्टेप?
फ्री फेयर एंड इंटेंशनली मॉनिटर इलेक्शंस, यानी कि हर पाकिस्तानी के पास ये पावर है जो ये वाली है, और वो पावर क्या है, इलेक्शंस की। और वो कैसे यूज होगी कि अगर आप फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस करवाएंगे जिसको सब एक्सेप्ट करेंगे सारे लोग। लेकिन फिर आगे से एक बहुत बात भी कर देता है कि लेकिन ध्यान करना, लास्ट टाइम जब आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था ना तो पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया था। क्यों टूट गया था? क्योंकि मिलिट्री ने उन इलेक्शंस को नहीं माना था। ठीक है ना, मिलिट्री ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया था उसको मिलिट्री ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो लिहाजा वो कहता है कि हमें जो है ना अपने पास से जो है इल्म हासिल करना चाहिए, अक्ल हासिल करनी चाहिए, हम उसको रिपीट ना करें। तो कहता है ये तो आप सारे कहते हैं ना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हूँ, लेकिन ये याद रखना कि जब लास्ट टाइम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुआ था ना तो फिर पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया था, फिर एक बांग्लादेश बन गया था। तो दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की आप लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन जरा सोच समझ के। और यही एक हल है जिसका जो है ये सारे का सारा जो है चीजों का वो कहता है सोल्यूशन भी यही है। आगे इमरान खान की वो बातें करता है, उसके बारे में कहता है कि वो पहले आया था और उसने ये किया वो किया। फिर उसके बाद अब इमरान खान 2 की बात करता है, अगर वो दोबारा आ जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, नीड टू प्रिपेयर रेडिकल रिफॉर्म अक्रॉस, रेडिकल रिफॉर्म्स करनी चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सोशल, एजुकेशनल, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट स्पेक्ट्रम। इन सब कैटेगरीज के अंदर क्या चाहिए, हम लोगों को रिफॉर्म्स चाहिए, फिर ही जो है कुछ बेहतरी आ सकती है। ठीक है ना। और कहता है कि नो वन बट द पीपल, यानी कि आगे फिर इसके अंदर वो यही कहता है कि असल में जो है ना किसने पावर में आना है, किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, कौन पावर में आएगा, ये वोट के जरिए से जो है ये किसका राइट है, लोगों का राइट है कि वो डिसाइड करें। ठीक है ना, किसी और का ये राइट नहीं है। तो ये लोगों का राइट है कि वो डिसाइड करें वोट के जरिए कि कौन पावर में आएगा। और फिर आगे वो फाइनली कह देता है, नियत ही से कुछ नहीं होता, सिर्फ नियत करने से कुछ नहीं होता, नियत ही ना हो कुछ नहीं होता। अगर नियत ही ना हो तो फिर भी कुछ नहीं होता। इंटेंशंस अलोन प्रोड्यूस नथिंग, विदाउट देम नथिंग इज प्रोड्यूस, कि सिर्फ नियत करने से भी कुछ नहीं होता और अगर नियत ना हो तो फिर भी कुछ नहीं होता। तो ये उसने फाइनली डिस्कस किया इसको। और उसके अंदर वो सारा जो क्रक्स है ना उसने यही बताया कि जनाब वोट की पावर से जो है वो क्या आएगी, तब्दीली आएगी। और जो जो प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर ज़ाहिर अब आपको यहाँ पे आप देखें, आप लोग अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर इसको वो ये क्या होगा, इसका कैसे फायदा होगा। अब आप लोगों को देखें ना चीजें पता चल रही है ना कि पाकिस्तानी के 90% पाकिस्तानियों का क्या हाल है। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं ये मैंने आपके 4 इंस्टीट्यूशंस बता दिए, ये फेल हैं, कैसे फेल हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, उसका रिजल्ट क्या है वो भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना। और उसके बाद अब पाकिस्तान के पास होप क्या है, कैसे पाकिस्तान जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने से नुकसान क्या हो सकता है वो भी बता दिया, पहले नुकसान हुआ है वो भी बता दिया। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपके आइडियाज जो हैं वो क्या होते जाएंगे, मिच्योर होते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता थी बलोचिस्तान क्वेश्चन। इसके ऊपर जो है कुछ दिन पहले हमने फिर वही बातें आ जाती हैं कि ये जो ओपिनियंस बेसिकली होते हैं ये कोई हवा से नहीं आते, कोई आसमान से नहीं उतरते। ये जो आपके इर्द गिर्द ये जो इश्यूज चल रहे होते हैं ना उनको लेकर ये राइटर्स क्या करते हैं, अपना जो है नॉलेज उसके अंदर मिक्स करके हिस्ट्री की बात को डाल के तो अपना एक ओपिनियन लिख देते हैं। तो लिहाजा फिर उस डिमेंशन में लिखते हैं तो आपको पहले उस स्टोरी का पता होना जरूरी है कि यार वो वाकया क्या हुआ था, फिर आपको समझ आती है। तो बलोच क्वेश्चन के ऊपर वो क्या बात करता है, बलोच क्वेश्चन के ऊपर ये वो भी अब ये बात करता है जनाब, ये होता क्या है कि थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सीटीडी वालों ने क्या किया था, इनकाउंटर किया था। ठीक है। उसका नाम कुछ मेरे ज़हन से निकल गया है, बलोच उसके साथ लगता था। तो उसका क्या कर दिया, काउंटर कर दिया तुर्बत के एरिया के अंदर। अब उसके घर वाले ये कह रहे थे कि ये तो पहले ही सीटीडी की कस्टडी में था, तो ये जो इन्होंने किलिंग की है ना ये इलीगल किलिंग इनकी, इनकाउंटर किया है इन लोगों ने। लिहाजा उन लोगों ने फिर कहा कि हम इसको ना फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवाई जाए। तो जब उसकी उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो लोगों ने क्या किया, मार्च करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर भी जब उनकी बात सुनी नहीं गई तो वो सारे इकट्ठे होकर उन्होंने कहा अब हम इस्लामाबाद जाएंगे, जाकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर वहां पर हम धरना देंगे। तो इस चीज को लेकर जब वो इस्लामाबाद की टेरिटरी के पास आते हैं ना तो इस्लामाबाद में उनको दाखिल नहीं होने दिया जाता, वहां पर क्या किया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है सेक्शन 144 के तहत। और उसमें से कुछ जो है उनको छोड़ दिया जाता है और कुछ को वहां पर रख लिया जाता है। तो ये सारी की सारी स्टोरी है और इस स्टोरी को लेकर वो फिर ये एडिटोरियल लिखता है। ठीक है। अब आपको समझ आएगी। कहता है कि मार्च हो गया सारे का सारा, अब इस मार्च के अंदर अब मैं सारी इसके हवाले से जिस तरह इसने लिखी है वो बताता हूँ। कहता है डिमांड क्या थी, डिमांड ये थी कि जो इन फोर्स डिसअपीयरेंस है, जबरदस्ती लोगों को गायब कर देना,
इनकाउंटर कर देना, उसके क्या करवाया जाए, वो लोग ये प्रोटेस्ट करने वाले कह रहे थे कि उसकी अकाउंटेबिलिटी करवाई जाए। एक एक तरफ तो बलूचिस्तान के लोग ये कह रहे थे, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में क्या हो रहा था कि जो पार्टीज वाले हैं, जो पॉलिटिकल डोमेन वाले हैं, जैसे सरफराज बुगटी की एग्जांपल देता है, उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इलेक्टेबल पॉलिटिक्स जो है वो कंटिन्यू है दूसरी तरफ, और दूसरी एक तरफ जो है वो वहां के आम जो शहरी हैं वो क्या कर रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो सियासी बंदे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। और फिर वो साथ में ये भी कहता है कि आगे जो है ये जो क्रैक डाउन हुआ था ना, वो कहता है क्रैक डाउन किया जाता है। जब वो अकाउंटेबिलिटी का ये डिमांड करते हैं ना कि ये काम हुआ है तो हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है ये इन लोगों की जाए जिन्होंने ये काम किया, तो फिर क्या किया जाता है, उनका क्रैक डाउन कर दिया जाता है। और क्रैक डाउन करने के बाद फिर कहा जाता है कि ये किसने किया, इसके ऊपर रिपोर्ट्स दो जी। ठीक है, नोटिस ले लिया जाता है, पीएम साहब नोटिस ले लेते हैं, काकड़ कहता है ये भी बलूचिस्तान से तल्लक है। और इसके साथ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो है वो भी नोटिस ले लेती है। तो कहती है ठीक है, अब आप लोग नोटिस ले रहे हैं, लेकिन जब पहले क्रैकडाउन किया गया था वो भी तो आपके कहने पर ही किया था ना किसी ने। बाहर ये डिस्कशन करने के बाद फिर वो आगे अपनी जो है वो वाली जो है बातें वो अब शुरू करता है। कहता है जुबैदा मुस्तफ़ा ने लिखा था कुछ दिन पहले कि बंगाली जो है ना, उनके साथ भी जब उनके राइट्स की वायलेशन की गई ना इस तरह से, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी वो मांगते थे नहीं की गई, तो फिर क्या हुआ, बांग्लादेश बन गया। तो कहती है कि हमें, कहता है कि लेसन जो है ना हिस्ट्री से, ये लेसन सबक सीखना चाहिए कि हम बलोचिस्तान में जो बलोच हैं, अगर उनके साथ जिस तरह से ये कर रहे हैं उनके राइट्स की वायलेशन, तो फिर जो है जिस तरह से ये बांग्लादेश बना था तब भी, तो अब भी नुकसान हो सकता है पाकिस्तान का। लेकिन वो कहता है कि ये बजाय ये कि वो लेसन लें हिस्ट्री से, जो स्टेट है ना पाकिस्तान की वो तो और ज्यादा मिलिटराइज होती जा रही है। ठीक है, तो ये वो इसके अंदर वो ये एक चीज बताता है। दूसरी वो चीज बताता है कि जिस तरह से जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का इमरान खान, उसको जेल में रखा गया, और 9 मई के वाकये के बाद जो जो भी उसका सपोर्टर था या जो भी उसके साथ की बात करता था, उसको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज करके उनको क्या किया गया, घसीटा गया, उनके राइट्स की वायलेशन की गई। तो यही काम बलोचों के साथ भी किया जा रहा है। तो कहता है कि अब सिर्फ एक ही होप है, वो कौन सी है, डेमोक्रेटिक कल्चर पाकिस्तान के अंदर आ जाए। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर होगा, डेमोक्रेटिकली लोग जो है वो सिलेक्ट होंगे, डेमोक्रेटिकली सिलेक्ट होने वाले इस मुल्क को चलाएंगे, तो फिर ही जो राइट्स जो है वो लोगों के फुलफिल होंगे, राइट्स की वायलेशन नहीं होगी। लेकिन अब जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट को चला रहे हैं, उनकी जो मेंटालिटी है वो ओल्ड फैशनड है। जिस तरह कॉलोनियल इरा में होती थी ना, वो उस तरह से रूल कर रहे हैं पाकिस्तान को इंसान ही नहीं समझते। और उसकी एग्जांपल्स वो ये देता है, जो राइट्स की वायलेशन बलोचियों के साथ बलूचिस्तान में हो रही है बलोच की, और साथ में ये जो पीएम जो इमरान खान के फील्ड वाले लोग हैं उनके साथ जो हो रहा है। तो ये सारा वो उसके अंदर डिस्कशन करता है। हीलिंग बॉन्ड्स, बॉन्ड जख्म को कहते हैं, हील यानी कि जख्म का भर जाना आप कह सकते हैं। हीलिंग बॉन्ड्स के ऊपर वो डिस्कस करता है। क्या डिस्कस करता है इसके अंदर, नेक्स्ट ओपिनियन के अंदर लफ्जों की बात करता है, वर्ड्स की, वर्ड्स के ऊपर उसका सारा फोकस रहा। कहता है ये अल्फाज होते हैं ना, ये अगर तो बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए ना, ठीक है ना, वर्ड्स सख्त अल्फाज किए हैं मैं, तो इनके कुछ चीज जख्मी कर देते हैं। और ये जख्मी भी कैसे करते हैं, साइकोलॉजिकली बंदे को जख्मी करते हैं, मेंटली जख्मी करते हैं। ठीक है, और ये जख्म भी बड़ी देर तक रहता है, जितनी जल्दी सही भी नहीं होता। इसकी निस्बत जो फिजिकली जख्मी बंदा होता है वो ज्यादा देर उसकी दर्द भी ज्यादा नहीं रहती, और खत्म भी हो जाती है, और बंदा सही भी हो जाता है। लेकिन कहता है ये जो वर्ड्स होते हैं ना, अगर तो आप इनका इस्तेमाल गलत करें तो ये बड़ा बुरा हाल से बंदे को जख्मी करते हैं। और दूसरा कहता है यही वर्ड्स अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए जाए तो फ्रेश लाइफ, नई जिंदगी शुरू हो जाती है। और इसकी एग्जाम्पल वो देता है गिलगित बल्तिस्तान के केस की, इस चीज को डिफाइन करने के लिए। अब गिलगित बल्तिस्तान की स्टोरी क्या है, ये भी हमने डिस्कस की थी एडिटोरियल्स के अंदर। अब वहां पर ये केस होता है जनाब कि वहां पर जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये जो कम्युनिटीज हैं, जैसे शिया कम्युनिटी के लोग हैं, ये दूसरे कम्युनिटीज के लोग हैं, तो इनकी आपस में जो है मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो गया, मार कटाई हो गई, बंदा मर गया, ये हो जाना, इस तरह के इश्यूज वहां पर चल रहे थे। तो अब वहां पर क्या है, कुछ उलमा ने विजिट किया गिलगित बल्तिस्तान को, और वहां पर जाकर ये जो कम्युनिटीज के लोग हैं इनके साथ डिस्कशन की, अच्छे अच्छे अल्फाज, अच्छे वर्ड्स, प्यारे वर्ड्स के अंदर जो है सॉफ्ट वर्डिंग के अंदर डिस्कशन की, उनकी बातें सुनी, सारे काम किए। तो उससे क्या हुआ, उनका ये जो जख्म है काफी हद तक वो हील हो गया, भर गया।
और सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या हो गया, पीस पैदा हो गया वहां पर। और इसीलिए वो कह रहा है कि वर्ड्स में बड़ी ताकत होती है। तो वहां पर इन उलमा ने जाके किया क्या, पहला काम तो इन्होंने ये किया कि वहां पर इन्होंने पहले सुना कम्युनिटी वालों को, जिनके साथ ज्यादती, उनको पहले सुना, फिर बोले। ये नहीं कि अपनी जाकर स्पीच शुरू कर दी, उनकी बातों को सुना। फिर इन्होंने कहा कि जो डिफरेंसेस हैं एक दूसरे के दरमियान, उनको एक्सेप्ट किया जाए, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया जाए। और डिफरेंस के अलावा जो हम लोगों में एक दूसरे में सेम चीजें हैं, उनके ऊपर हमें क्या किया जाए, मिलजुल कर रहना चाहिए, डिफरेंसेस को एक दूसरे के एक्सेप्ट करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। और तीसरा कि इन्होंने काम किया कि उन उन यानी कि इंडिविजुअल्स को जो ये आग भड़काते हैं, जो ये इमोशंस के साथ खेलते हैं ताकि दंगा फसाद हो, तो कहा कि उनको क्या किया जाए, डिस्करेज किया जाए। तो ये तीन जो मेन काम थे डिस्कशंस में इन्होंने किए, और ये बड़े प्यारे काम किए। और इस पर ये कुरान के हवाले से भी उन्होंने कहा, कुरान भी यही गाइड करता है कि एक दूसरे के साथ सही अंदाज में रहो, और जो ये झगड़ा करने वाले होते हैं, जो इमोशंस के साथ जो है गलत गाइड करने वाले होते हैं, उनसे दूर रहो। तो ये कुरानी आयत उसके अंदर वो डिस्कस करता है। और फिर आगे ही वो जो कुरान की स्पिरिट के बारे में बात करता है कि यही बिलीवर्स की जो है वो स्पिरिट थी, कि जो सारे मुसलमान जो हैं वो भाई भाई हैं एक दूसरे के साथ, और हर मुसलमान को चाहिए कि वो अगर दो मुसलमान भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो क्या करे, उनकी सुलह करवा दे। तो इस्लाम की ये क्या है, स्पिरिट ऑफ इस्लाम के तहत जो है ये सारे उलमा कराम वहां पर गए और इन्होंने जाकर ये काम किया, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एंड फाइनली वो जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी के अल्फाज को कोट करता है, और वो अल्फाज बड़े प्यारे थे। ये आई थिंक सो फारसी की लैंग्वेज है, और उसका मतलब ये है कि ह्यूमंस यू हैव बीन आस्क्ड टू यूनाइट नॉट डिवाइड। कि तुमको ये कहा गया है कि इंसानों को कि यूनाइट करो, एक दूसरे को मिलाओ एक दूसरे के साथ, ना कि तकसीम करो। तो यही काम इन्होंने किया है, गिलगित बल्तिस्तान में जाकर अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया है, और गिलगित बल्तिस्तान में जो कम्युनिटीज के खिलाफ जो एक दूसरे के साथ सारी चीजें जहां पर चल रही थी, उनको क्या किया है, कम किया है। सो दैट इज ऑल इन टुडे लेक्चर, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।